हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी काव्य खंड का एक छोटा सा परिचय लेंगे और इस परिचय के माध्यम से हम लोग अपने एग्जाम में लगभग 5 नंबर को फिक्स करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कम समय में ही ये 5 नंबर कैसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग का परिचय होगा वह होगा काव्य खंड से। और काव्य खंड में हमारे कुल 13 चैप्टर हैं और हम लोग 13 चैप्टर के बारे में क्या क्या देखेंगे। तो हम देखेंगे पाठ और पाठ के लेखक कौन है और लेखक जो हैं वह किस धारा के हैं। और अगला चीज हम लोग देखेंगे कि वह किस युग या किस काल से बिलोंग करते हैं। चलिए, हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कर्बक। और कर्बक पहला चैप्टर है जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में यदि बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रेम मार्गी कवि है। प्रेम मार्गी का मतलब ये प्रेम की भाषा को अपनाए हैं, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कवि हैं। तो वैसे कवि को हम लोग प्रेम मार्गी कवि कहते हैं। और चूंकि ये कविता के प्रारंभिक काल के कवि थे इसलिए यह भक्ति काल के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा, कर्बक, और कर्बक के जो लेखक हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी जो है वह किस धारा के कवि हैं, तो वह है प्रेम मार्गी धारा कवि है और उनका काल क्या है, भक्ति काल है। देखिए, हम लोग के दो पद पढ़ना है काव्य खंड में। एक जो पद है वह सूरदास का है, लेकिन अगला जो पद है वह तुलसीदास का है। तो दोनों पद में तो कभी पूछ लेते हैं सूरदास का पद तो कभी तुलसीदास का पद। तो यदि पहला पद का बात करें तो पहला पद लिखे हैं सूरदास के बाद, सूरदास लिखे हैं। और सूरदास के बारे में इतना बात हम लोग कंठस्थ याद रखें कि सूरदास कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसलिए उनका जो आपका धारा है वह कृष्ण भक्ति शाखा है। मतलब वो कृष्ण के भक्ति करते हैं, कृष्ण के बारे में कविताएं लिखते हैं, कृष्ण के बाल लीला के बारे में वर्णन करते हैं, कृष्ण के बारे में जितनी भी बातें लिखते हैं वह सूरदास लिखते हैं। इसलिए वह जो उनकी धारा है वह कृष्ण भक्ति शाखा धारा है और यह भी आपके भक्ति काल के ही आपके कवि हैं। अतः यहाँ पे हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करें तो वह भी भक्ति काल में आएंगे, सूरदास के बारे में बात करें तो वो भी भक्ति काल में आएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी कौन से कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम के मार्ग पे चलने वाले कवि हैं। लेकिन सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, कृष्ण की गुणगान करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो पद है वो तुलसीदास लिखे हैं। और तुलसीदास की नाम से ही हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि तुलसीदास भाई राम की भक्ति करते थे। अब जब राम की भक्ति करते थे तो उनकी जो शाखा है वह राम भक्ति शाखा है। तो सूरदास और तुलसीदास, तो सूरदास के बारे में बात करेंगे तो आ जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा में, तुलसीदास के बारे में बात करेंगे तो राम भक्ति शाखा में आ जाएंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि भाई तुलसीदास जो है वह किस काल में आते हैं, तो तुलसीदास भी भक्ति काल में आते हैं। तो ऊपर से हमारे तीनों जो आपके कविताएं हैं वो कविताओं के जो लेखक हैं यानी कवि जो हैं वह भक्ति काल में आते हैं। और भक्ति काल में कौन कौन आ गए, तो मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तीन चैप्टर का हम लोग क्लियर कर लिए। चौथा जो चैप्टर हम लोग का है वह है छप्य। और छप्य कौन लिखे हैं, तो नाभादास लिखे हैं। छप्य के लेखक कौन है, नाभादास। नाभादास किसकी भक्ति करते हैं, तो राम भक्ति करते हैं। तो इनकी जो धारा है वह राम भक्ति शाखा है और ये भी भक्ति काल के कवि हैं। तो नाभादास भी भक्ति काल के कवि हैं। और एक बात और भी हम लोग को स्मरणीय है कि जो नाभादास हैं और तुलसीदास हैं ये एक दूसरे के समकालीन हैं। अर्थात ये जब रचनाएं अपने लिख रहे थे तो समकालीन मतलब एक ही समय पर लिख रहे थे, दोनों का समय एक ही है। इसलिए तुलसीदास और नाभादास को एक दूसरे के समकालीन कहा जाता है। समकालीन का मतलब सेम पीरियड में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको हम लोग समकालीन कहते हैं। अगला हम लोग का है कवित। कवित किसने लिखा है, तो कवित लिखे हैं भूषण। और भूषण इनकी एक उपाधि थी और उपाधि इतना ज्यादा प्रचलित हो गई कि इनका मूल नाम लोग विस्मृत हो गए, मूल नाम को लोग भूल गए, इसलिए भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो कवित के जो आपके कवि हैं वह है भूषण। और भूषण का जो समय है धारा जो है वह रीतिबद्ध कवि है और ये भी भक्ति काल के कवि है।
तो अभी तक हम लोग जो लगातार ये 5 चैप्टर देखे हैं, पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़े कर्बक, कर्बक के बारे में देखे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो भक्ति काल में आते हैं। पद सूरदास ने लिखा है, वो भी भक्ति काल में आते हैं। अगला पद जो है तुलसीदास लिखे हैं, वो भी भक्ति काल में आते हैं। अगला छप पे लिखा गया नाभादास के द्वारा, वो भी भक्ति काल में आते हैं। और कवित लिखा गया है भूषण जी के द्वारा, वो भी भक्ति काल में आते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे अगला चैप्टर। इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं, ये सब के सब आधुनिक काल के कवियों के द्वारा लिखा गया है। जैसे अगला चैप्टर के बारे में बात करें, तुमुल कोलाहल कलह में, और तुमुल कोलाहल कलह की बात किया जाए तो इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कवि है। जयशंकर प्रसाद की कौन सा आपका कविता लिखे हैं, तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो इनके प्रसिद्धि का मुख्य आधार है कि जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखा जो कामायनी नाम से प्रसिद्ध है, और जयशंकर प्रसाद को खास करके कामायनी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और ये छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद को याद रखना है कि ये छायावादी कवि है। इनके जो आपके काल है वो आधुनिक काल है। 12th में ये चैप्टर जो है तुमुल कोलाहल कलह में ज्यादा करके पूछा जाता है एग्जाम में। तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की धारा क्या है, तो वह छायावादी कवि है, और इनका एक महाकाव्य है कामायनी, और कामायनी ही इनका विश्व प्रसिद्धि का आधार है। आगे हम लोग बात करेंगे पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग लिखी है, और जब ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय के ये आपकी कवित्री हैं, इसलिए इनको हम लोग राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री कहते हैं, और ये भी आधुनिक काल में आती है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है उषा, और उषा किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह एक जो आपके कवि हैं, इनको कवियों का कवि कहा जाता है। कौन से कवि हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में कि कौन से कवि हैं जिनको कवियों कवि कहा जाता है, तो वह है शमशेर बहादुर सिंह, और यह इनकी धारा जो है प्रयोगवादी कवि है। इनका काल है आधुनिक काल। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है जन जन का चेहरा एक, और इस चैप्टर के हर एक लाइन में लगभग एक एक शब्द आया हुआ है। जिन पंक्तियों में एक एक शब्द आ जाता है तो हम लोग पहचान कर लेते हैं कि वह जन जन का चेहरा एक का है, और इसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जो है उनकी धारा है नई कविता, और उनके काल जो है वो आधुनिक काल में आते हैं। अगला जो हम लोग का कविता है वह है अधिनायक। अधिनायक लिखा गया है रघुवीर सहाय के बारे में। अधिनायक में एक हरिचंदन नाम का आपका व्यक्ति है जिसको प्रतीक माना गया है, और अधिनायक के कविता के जो आपके कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। अगला चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, और प्यारे नन्हे बेटे को लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने, और विनोद कुमार शुक्ल जी जो है वह आधुनिक काल के कवि हैं। और मछली जो आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है उनके लेखक भी है विनोद कुमार शुक्ल। अगला चैप्टर है हार जीत, और इसने लिखा है अशोक वाजपेयी। अगला चैप्टर है गांव का घर, और किसने लिखा है ज्ञानेंद्र पति। आइए फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब बातों को। भक्ति काल के जो कवि हैं उसमें आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और भूषण, ये लोग भक्ति काल में आते हैं। भक्ति काल को चिन्हित किया जाए तो भक्ति काल में हम लोग का ये लगातार 5 चैप्टर है। कर्बक, दोनों पद, छप्य और कवित, जिसमें लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, भूषण। सूरदास के बारे में याद रखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा कवि हैं, नाभादास जो है वो राम भक्ति शाखा के हैं, और भूषण जी है रुतिबद्ध कवि है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवि है, शमशेर बहादुर सिंह जिसे कवियों को कवि कहते हैं, ये प्रयोगवादी कवि है। आधुनिक काल में हम लोग यहाँ जयशंकर प्रसाद से लेकर के हम लोग आ जाएंगे ज्ञानेंद्र पति तक, ये सब लोग आधुनिक काल कवि है। यहाँ से हम लोग काव्य खंड का एक छोटा सा परिचय देखे हैं, जिसमें कविता कौन है, कविता के लेखक कौन है, उनकी धारा कौन है, और वो किस काल के हैं। आगे हम लोग देखें तो हम लोग परिचय लेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का।
कि कर्बक में आपके मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय क्या है। तो परिचय को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए अध्याय 1 कर्बक। कर्बक का हम लोग परिचय लेते हैं। ऐसे कर करके हम लोग आगे वीडियो तक लगातार वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का हम लोग परिचय देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट बातें उसको समझेंगे। कर्बक के जो कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि है इनका जन्म हुआ था 1492 में इनका जन्म हुआ था। 1492। ये भी अनुमानित है। अनुमानित कहने का मतलब है कि एक फिक्स डाटा हमारे पास नहीं है। ये हमको पता नहीं कि हाँ यही ईस्वी फिक्स है। अगला जो इनका जो निधन हुआ था वो 1548 में हुआ था। ये भी अनुमानित है। आगे इनका निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ है तो जायस। जायस नामक जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब्र अमेठी, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। क्वेश्चन आता है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ था तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनकी वृत्ति क्या थी, वृत्ति का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा। क्या करते थे तो ये प्रारंभिक जीवन में किसानी काम करते थे। बाद में ये फकीर हो गए। हालांकि बचपन से ही अनाथ थे इसलिए बचपन में ये साधु संतों के साथ में घूमा फिरा करते थे और वैसे ही उनका बचपन बीत गया। यह इनकी वृत्ति। मुख्य रूप से हम लोग कह देंगे कि किसानी काम करते थे और ये फकीर थे। आगे हम लोग जब इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनालिटी, दिखते कैसे थे, उनका गुण कैसा था, ये सब चीजें हम लोग व्यक्तित्व के अंदर में रखते हैं। व्यक्तित्व में जैसे इनके चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे। रूपहीन कहने का मतलब है कि चेचक जब होता है ना तो हम लोग एक घाव टाइप का होता है, छोटा छोटा तो फुंसी टाइप का होता है, तो इनका पूरा जो रूप था वह कुरूप हो गया था। तो चेचक कारण रूपहीन हो गए थे। बाएं आंख और कान, मतलब बाएं आंख और कान दोनों से वंचित थे। अब इतना सारा घटनाएं शरीर में यदि घटित होती हैं तब वो व्यक्ति का जो रूप होगा वो रूपहीन हो ही जाएगा। तो चेचक कान रूपहीन हो गए थे, बाएं आंख एवं कान से वंचित है, इनका व्यक्तित्व है। लेकिन अब किसी के रूप से ही उसके गुण की पहचान नहीं होती है। रूप कैसा भी हो गुण से ही पूजा होती है। तो वैसा ही कुछ मलिक मोहम्मद जायसी के पास में है। मलिक मोहम्मद जायसी रूपहीन है लेकिन गुणहीन नहीं है। इसलिए जैसे आगे इनके बारे में बात करें कि इनका स्वभाव कैसा था तो ये मृदु भाषी थे, बहुत मधुर लोगों से बातचीत करते थे, मनस्वी थे और स्वभाव से संत थे। ये लाइन जो है ये वाला कि मृदुभाषी थे, मनस्वी थे, स्वभाव से संत थे। अब आगे हम लोग को बात करना है कि इनकी कृतियां क्या है। कृतियां का मतलब है वर्क्स, इन्होंने किस पर, इनकी रचनाएं क्या है, क्या क्या काम इन्होंने किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये लिखे हैं पद्मावत। पद्मावत जो कि चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंहद्वीप की जो रानी थी पद्मावती थी, इनके प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है और यही इनको एक अमर बनाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुख्य इनकी जो रचनाएं हैं वह पद्मावत के कारण ही हम लोग आज इनको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के पीछे इनकी एक कृति है पद्मावत जो आज विश्व प्रसिद्ध है और एक अमर कथा है जो कि आगे भी चलते रहेगा। इसी कारण मलिक मोहम्मद जायसी विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा पद्मावत के उन्होंने अखरावत लिखा हुआ है, आखिरी कलाम लिखा है, चित्र रेखा लिखा है, कहरा नामा, चंपावत, होली नामा, इतरावत। याद करना है हम लोग को। तो मेन हम लोग को तीन है, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, जो कि हमारे पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा अखरावत, देखिए एक से शब्द है अखरावत, एक जैसे शब्द आएंगे हमारा अखरावत, इतरावत। तो अखरावत इतरावत एक जैसे शब्द है, दोनों याद हो जाएगा एक साथ में। कहरा नामा, होली नामा एक जैसे शब्द है, एक साथ में याद कर लेंगे। चंपावत एक अलग शब्द है, इसमें ही हम लोग ले सकते हैं अखरावत, इतरावत, चंपावत। अखरावत, इतरावत, चंपावत एक साथ में हम लोग तीनों ले सकते हैं। अखरावत, चंपावत, एक है हम लोग का इतरावत। एक जैसे शब्द है, एक साथ याद कर लेंगे। अखरावत, चंपावत, इतरावत कहेंगे तो जैसे शब्द आएंगे
तो वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जैसे पद्मावत में भी तो आया हुआ है। इसके बाद हम लोग कहरानामा, होलीनामा, मसलानामा ऐसे भी आपके लिखा गया है। कहरानामा, होलीनामा जो लिखे गए हैं ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए। 5 रचनाएं, 3 जो प्रमुख हैं जो पूछ लिया गया है पेपर में, पद्मावत किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का। आखिरी कलाम चित्ररेखा। अब बात करते हैं इनके पिता, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता थे मलिक शेख ममरेज। पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। बचपन में ही गुजर गए थे, अनाथ थे ये मलिक मोहम्मद जायसी। गुरु इनके जो 2 थे, एक का नाम था शेख मोहिद्दीन और एक का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। 2 इनके गुरु थे, शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग यदि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और भी बातें जानते हैं, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि करबक पद्मावत से ली गई है। जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत जो कविता है करबक, ये कहां से लिया गया है, कहां से संग्रहित है, तो ये पद्मावत से ली गई है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा। जैसे हम लोग पीछे भी बात पढ़े हैं कि पद्मावत में किसका वर्णन किया गया है, तो चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन, और सिंघल द्वीप मतलब आज के श्रीलंका, सिंघल द्वीप की जो आपकी राजकुमारी थी पद्मावती, सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती, वो उनके बीच में क्या है, प्रेम कथा जो था, वो प्रेम कथा के बारे में लिखा गया पद्मावत में। और उसमें इस पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी चर्चा है। अलाउद्दीन जो था वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, और ये अलाउद्दीन जो था वह पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ पे हमला बोला था, आक्रमण बोला था, लेकिन पद्मावती ने अपने पतित्व की रक्षा किया। ठीक है, तो इसमें कहानी है। आगे है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोगों ने घेर, जैसे यहाँ पे करबक पद्मावत में किसकी आपके बारे में चर्चा किया गया है, तो चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती की एक प्रेम कथा है। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि हैं, मतलब प्रेम की जो पीड़ा है उसके बारे में लिखते हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं, क्योंकि ये प्रेम मार्गी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला जो पंक्ति है, मतलब अगला लाइन जो हम लोग का है वह है कि मलिक मोहम्मद जायसी, जैसे एक होता है सगुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में भगवान को हम लोग निराकार बिना आकार के मान के ही पूजा करते हैं, और भगवान को सगुण में क्या होता है कि भगवान को हम लोग रूप सहित पूजा करते हैं, और निर्गुण में उनके केवल गुणों की पूजा करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आगे है कि जायसी की उज्जवल और अमर कृति, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जायसी की उज्जवल और अमर कृति का आधार है उनका महाकाव्य पद्मावत। आज हम लोग जायसी को जान रहे हैं, उनकी अमर कृति रचनाएं जो हमेशा चलते रहेगा वह है पद्मावत, और पद्मावत के कारण ही वह उनका भविष्य उज्जवल है, जिनका आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में। और जायसी का काव्य रस, काव्य का रस कैसा है, तो श्रृंगार रस। वह श्रृंगार रस में हम वो लोग तुलना करते हैं, प्राकृतिक अन्य चीजों के साथ में दूसरे चीजों के साथ में तुलना करते हैं, और वही हमारा है श्रृंगार रस, कि जायसी काव्य रस कैसा है, श्रृंगार रस है। जायसी किस प्रकार के कवि कहे जा सकते हैं, तो सूफी कवि कहे जाते हैं, कि जायसी को सूफी कवि भी माना जाता है। जायसी फकीर कवि भी है, क्योंकि उनका वृत्ति ही था फकीर वाला, जायसी फकीर कवि भी है। तो इस प्रकार यहाँ से देखिए सब इंपॉर्टेंट लाइन ही है कि मलिक मोहम्मद जायसी सगुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा, तो हम लोग कहेंगे निर्गुण भक्ति धारा। जायसी को उज्जवल और अमर कृति का मुख्य आधार क्या है, कौन सा महाकाव्य है, तो पद्मावत। जायसी के काव्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस। जायसी को सूफी कवि भी माना जाता है, जायसी को फकीर कवि भी कहते हैं। अगला लाइन है कि जायसी की काव्य की भाषा अवधी है, मतलब वो अवधी भाषा में लिखते हैं। अयोध्या के आसपास की जो भाषाएं हैं वो अवधी भाषाएं, जायसी की काव्य की भाषा अवधी है। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़ा है। जायसी जब करबक लिखते हैं तो उसमें इस बात को वर्णन करते हैं कि देखिए हम जो रतन सेन और पद्मावती की जो कथा लिखे हैं वो रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़ करके लिखे हैं। आगे हम लोग को इसके बारे में जानना है कि जायसी के जो काव्य हैं वो समुद्र रूपी गंभीर है और व्यापक है। जायसी अपने करबक में
और भी बातें की वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि फूल मरे पे मरे न बासु। इसमें बोलते हैं कि देखिए, फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं मरता है। अर्थात आदमी संसार से चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो उस संसार में वो करके गया है, जो उसकी कृति है, उसकी कृति की बखान हमेशा की जाएगी। तो इसी पे के बारे में बताते हैं कि फूल मरे पे मरे न बासु का अर्थ है कि फूल झड़कर नष्ट हो जाती हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि करबक के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से अपने शारीरिक कमी को छुपाकर गुणों को उजागर करने की कोशिश किए हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कविता में बतलाए हैं कि देखिए, हमारे शरीर में कमी है, हम रूपहीन हैं लेकिन गुणहीन नहीं है। वो अपने गुणों को उजागर किए हैं, प्रकृति के विभिन्न चीजों को, जैसे चंद्रमा को, सोना को, विभिन्न उदाहरण लिए हैं और उदाहरण लेकर के बताए हैं। जैसे चंद्रमा में काला धब्बा है लेकिन उसके प्रकाश के कारण आज भी उसका हम लोग गुणगान करते हैं। उसी प्रकार कभी भी अपने बारे में बतलाता है कि हम रूपहीन हैं लेकिन गुणहीन नहीं है। जैसे जी आगे कहते हैं कि मनुष्य की चेहरा की नहीं, उनके गुणों की प्रशंसा की जाती है। इतना सारी बातें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में है। और हम लोग जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग अगला चैप्टर सूरदास जो है, पद जो लिखे हैं उनके परिचय लेके आएंगे, तुलसीदास का भी परिचय लेकर के आएंगे। इस प्रकार हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर का परिचय लेंगे और हम लोग पेपर से पहले सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस सब बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग अगला वीडियो और भी अच्छे से बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।